नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। एएनआई न्यूज एजेंसी से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि किसी समाचार एजेंसी के लिए खुफिया एजेंसी या सरकार की कठपुतली कहे जाने से बुरा कुछ नहीं हो सकता। दिल्ली हाईकोर्ट एएनआई द्वारा विकिपीडिया के खिलाफ दायर 2 करोड़ रुपए के मानहानि मुकदमे में सुनवाई कर रहा था। सुनवाई के दौरान बेंच ने टिप्पणी की कि मुकदमे में दायर शिकायत में एएनआई के खिलाफ बहुत गंभीर आरोप का खुलासा किया गया। किसी समाचार एजेंसी के लिए इससे बुरी बात और कुछ नहीं हो सकती कि उसे खुफिया एजेंसी की कठपुतली या सरकार की कठपुतली कहा जाए। अगर ये सच है तो उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। बेंच ने कहा कि एकल पीठ ने विवादित आदेश पारित करने से पहले बहुत सावधानी बरती थी और मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए विकिपीडिया को पर्याप्त समय दिया था। हालांकि विकिपीडिया ऐसा करने में विफल रहा। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा था कि उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के मामले में फैसला सुनाने से पहले वो भगवान के सामने बैठे थे। इस बात की उनकी काफी आलोचना हो रही है। लोगों का कहना है कि उनको संविधान के सामने बैठना चाहिए था न्याय के लिए। इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी ने कहा है कि फर्ज कीजिए कि जज साहब मुस्लिम होते और उन्होंने अल्लाह में भरोसा जताते हुए अयोध्या बाबरी मामले में अल्लाह से मार्गदर्शन लिया होता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत से मथुरा में मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक बैठक हुई। सियासी दृष्टिकोण से ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि यूपी के उपचुनाव में सीएम योगी की प्रतिष्ठा दांव पर है। साथ ही दोनों नेताओं के बीच हाल के दिनों में बड़ी दूरियों को कम करने का भी प्रयास हो रहा है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि बैठक में क्या बातचीत हुई, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि उपचुनाव को लेकर चर्चा जरूर हुई होगी। आधिकारिक तौर पर बताया जा रहा है कि सीएम योगी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए निमंत्रण दिया है, लेकिन राजनीति पर करीबी से नजर रखने वालों का मानना है ये निमंत्रण महज औपचारिकता है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केरल के वायनाड सीट से उपचुनाव के लिए नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। इससे पहले वो एक रोड शो में शामिल हुई। इस दौरान उनके साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि वायनाड की जनता उन्हें भरपूर समर्थन देने के लिए तैयार है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि इस उपचुनाव में अगर प्रियंका जीत जाती हैं तो संसद में वायनाड से 2 सांसद होंगे। एक आधिकारिक सांसद होगा और दूसरा अनौपचारिक सांसद। बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 में इस सीट से राहुल गांधी को जीत मिली थी। राहुल को वायनाड के साथ साथ उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट पर भी जीत मिली थी। नियमों के मुताबिक वो एक ही क्षेत्र के सांसद हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी। 13 नवंबर को यहाँ वोटिंग होनी है। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ रही प्रियंका गांधी ने एक लंबे रोड शो के बाद नामांकन दाखिल किया। वायनाड में रोड शो के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे 35 साल हो गए हैं। मैं अलग अलग चुनावों के लिए प्रचार करती रही हूँ। ये पहली बार है जब मैं अपने लिए आपका समर्थन पाने के लिए प्रचार कर रही हूँ। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा कि उनके पास राजनीति में 35 साल का अनुभव है, क्योंकि वो 1989 में अपने पिता राजीव गांधी के साथ 17 साल की उम्र में पहली बार चुनाव प्रचार अभियान में शामिल हुई थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी अजित गुट ने 38 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। इस लिस्ट में राज्य के उप मुख्यमंत्री और पार्टी के मुखिया अजित पवार अपने परंपरागत सीट बारामती से एक बार फिर चुनावी मैदान में होंगे। इसके साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल को येवला विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि दिलीप वालसे पाटिल को अम्बेगांव से टिकट मिला है। पार्टी ने हसन मुशरिफ को कागल से तो वहीं धनंजय मुंडे को परली सीट से टिकट दिया है, जबकि दिंडोरी से नरहरी झिरबाल चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने अधिकांश विधायकों को एक बार फिर टिकट थमाया है। बिहार के अररिया लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद प्रदीप सिंह ने मंगलवार को ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि अगर लोग अररिया में रहना चाहते हैं तो उन्हें हिंदू बनना चाहिए। उनके शब्द हैं, अगर लोग अररिया में रहना चाहते हैं तो उन्हें हिंदू बनना होगा। जब शादी करना हो तो जरूर जाति जान लेना चाहिए। प्रदीप सिंह ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के नेतृत्व में निकल रही हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान अररिया में एक सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। सभा में भारी भीड़ थी। भीड़ ने गिरिराज सिंह और प्रदीप सिंह की बातों पर जमकर तालियां बजाईं। किसी भी समझदार शख्स ने वहां इनके बयानों पर आपत्ति दर्ज नहीं कराई। गिरिराज सिंह की इस यात्रा का रूट सीमांचल इलाका है, ये मुस्लिम बहुल इलाका है। भाजपा सांसद प्रदीप सिंह और गिरिराज सिंह की बयानबाजी तनाव बढ़ा सकती है। बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ईंट से ईंट बजाने की चेतावनी दी।
उन्होंने कहा कि भाजपा के एक सांसद ने बिहार में माहौल बिगाड़ने के लिए भड़काऊ बयान दिया और आज ही उस सांसद को नीतीश कुमार जी ने अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया करा दी। इस देश की मिट्टी में सबकी महक और आज़ादी में सबका योगदान है। मैं हर एक व्यक्ति को भरोसा दिलाता हूं कि जब तक मेरी सांस है मैं बिहार को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने वाले हर एक व्यक्ति के सामने डट कर खड़ा रहूंगा और मुसलमानों की तरफ बुरी नजर से देखने वालों की ईंट से ईंट बजा देंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। लालू यादव ने कहा कि गिरिराज सिंह के राज में और नीतीश कुमार के राज में कोई फर्क नहीं है। गिरिराज की आदत है इसी तरह की बात बोलता रहता है, बस में है हिंदू मुस्लिम सब रहेगा। इस सवाल पर कि क्या यहाँ दंगा फसाद कराना चाहते हैं, इस पर लालू यादव ने कहा कि हम लोगों के रहते दंगा फसाद कैसे करा देगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदारी सीएम नीतीश कुमार की है। इस पर लालू यादव ने कहा कि ठीक बोले हैं। लालू प्रसाद यादव गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा और बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह के विवादित बयान को लेकर पूछे गए सवाल पर जवाब दे रहे थे। वहीं कांग्रेस ने भी हमला बोला है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा है कि ये बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह की भाषा नहीं है, नीतीश कुमार जी की भाषा है। बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के भड़काऊ बयान पर वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार क्या अभी भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं? क्या बतौर मुख्यमंत्री उन्हें पता है कि बीजेपी नेता किस तरह का विश्व वमन कर रहे हैं? क्या वो उनके ऐसे बयानों से सहमत हैं? क्या उन्हें ये जानकारी है कि गिरिराज सिंह की यात्रा में किस तरह हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? अगर उन्हें ये सब नहीं पता है तो वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहने लायक नहीं है, और अगर पता है फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तब तो वो बिल्कुल भी मुख्यमंत्री बने रहने के लायक नहीं है। यूपी के मेरठ के होटल हारमनी इन में हुई रेड के बाद बड़ा खुलासा हुआ। यहाँ बीजेपी नेता ने यूपी को थाईलैंड बना दिया था। कसिनो चला रहा था। इस कसिनो में दिल्ली की और विदेशी बार बालाएं गेम खिलाती। वो जाम से लेकर कॉइन तक गैम्बलर को परोसती। जब पुलिस ने होटल का ये सीन देखा तो माहौल देख खुद पुलिस वाले भी चौंक गए। कैसीनो चलाने वाले होटल मालिक भाजपा नेता मेरठ महानगर के पूर्व कोषाध्यक्ष नवीन अरोड़ा हैं। पुलिस ने होटल मालिक और भाजपा के पूर्व महानगर कोषाध्यक्ष नवीन अरोड़ा समेत कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया। ऐसी जानकारी मिली है कि गिरफ्तार हुए लोगों में कुछ लड़कियां भी शामिल हैं। जब पुलिस वहां पहुंची तो अर्धनग्न अवस्था में लड़कियां डांस कर रही थीं। इनमें दिल्ली से मुंबई से आई विदेशी मॉडल्स भी शामिल थीं। सूचना देने वालों ने बताया कि होटल में ग्राहकों की एंट्री फीस 1 लाख रुपए रखी गई थी। पुलिस का कहना है कि बड़ी मात्रा में कॉइन पकड़े गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ की बताई जा रही है। हालांकि रवीन अरोड़ा के अलावा कुछ अन्य आरोपी भी भाजपा से जुड़े हैं। इसके बावजूद भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और भाजपा जनप्रतिनिधियों ने नवीन अरोड़ा और उनके साथियों से दूरी बनाए रखी है। हालांकि छुटभैया कार्यकर्ता थाने से लेकर कोर्ट के बाहर दिखाई दिए। विकसित भारत का जुमला बोल देने भर से विकास नहीं होता। इससे भारत की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। परिपक्व अर्थव्यवस्था में खेतों में काम करने वाले मजदूर वहां से निकलकर बड़े शहरों में जाते हैं। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में उन्हें काम मिलता है। उन्हें खेत मजदूर के मुकाबले बड़े शहरों में ज्यादा पैसे मिलते हैं और इसे असंगठित क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन मोदी राज में उल्टा हुआ। खेत मजदूर बढ़ गए हैं। लोग खेती पर आधारित काम करने को मजबूर हैं। बेशक उन्हें बहुत मामूली आमदनी हो रही है। द प्रिंट ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा जारी सर्वे के जरिए बताया है कि खेत मजदूर बढ़ गए हैं। वो शहरों का रुख नहीं कर रहे हैं। डेटा से पता चला है कि ग्रामीण और अर्ध शहरी परिवारों का अनुपात जो कृषि पर आधारित था 2016-17 में 48% से बढ़कर 2021-22 में 57% हो गया। दूसरे शब्दों में इन 5 वर्षों में अधिक परिवार खेती पर निर्भर हो गए हैं। ये सवाल उठेगा कि कोरोना काल में ये हुआ था जब कई शहरों से मजदूर गांवों में अपने घरों को लौट गए थे। नाबार्ड ने अपना सर्वे 2 साल बाद या काफी हद तक कोरोना खत्म होने के बाद किया। नाबार्ड सर्वे सितंबर 2022 से शुरू होकर 10 महीनों में किया गया। तब तक लॉकडाउन खत्म हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR से पूछा कि क्या वो सिर्फ मदरसों को लेकर चिंतित हैं। CJ DY चंद्रचूड़ ने सवाल किया कि क्या NCPCR ने दूसरे धर्मों के संस्थानों के लिए भी यही रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, हमें बताएं कि क्या NCPCR ने सभी समुदायों को निर्देश जारी किया है कि वो अपने बच्चों को किसी भी मठ, पाठशाला आदि में ना भेजें।
इससे पहले बाल अधिकार आयोग ने कहा था कि मदरसों के छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी सुनवाई कर रहे थे। बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखते हुए यह टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने मदरसा संबंधी 2004 के उत्तर प्रदेश कानून को इस आधार पर असंवैधानिक करार दिया था कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। बीजेपी नेता और महिला पहलवान बबीता फोगाट ने बिना नाम लिए साक्षी मलिक के दावों का जवाब दिया है। बबीता फोगाट ने ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक पर अपनी किताब के लिए पब्लिसिटी स्टंट अपनाने का आरोप लगाया। बबीता फोगाट ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, खुद के किरदार से जगमगाओ, उधार की रोशनी कब तक चलेगी? किसी को विधानसभा मिला, किसी को पद मिला, दीदी तुमको कुछ ना मिला, हम समझ सकते हैं तुम्हारा दर्द। किताब बेचने के चक्कर में अपना ईमान बेच गई। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पूर्व महिला पहलवान साक्षी मलिक ने दावा किया कि बीजेपी नेता और महिला पहलवान बबीता फोगाट ने बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ साजिश रची थी और वो कुश्ती फेडरेशन की चेयरपर्सन बनना चाहती थी। ब्रजभूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले 3 बड़े चेहरों में साक्षी मलिक भी शामिल थीं। अब उन्होंने अपनी किताब विटनेस के जरिए अपने करियर के संघर्ष के बारे में बहुत कुछ लिखा है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जस्टिस की संवैधानिक बेंच ने 8:1 के अनुपात से इंडस्ट्रियल अल्कोहल यानी औद्योगिक शराब पर केंद्र के अधिकार को खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि औद्योगिक शराब पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। सुप्रीम कोर्ट ने 1990 के 7 जजों की संवैधानिक बेंच के सिंथेटिक्स और केमिकल्स मामले में दिए गए फैसले को खारिज कर दिया। 1990 में संवैधानिक पीठ ने केंद्र के पक्ष में फैसला सुनाया था। संवैधानिक बेंच की ओर से कहा गया था कि राज्य समवर्ती सूची के तहत भी औद्योगिक शराब को विनियमित करने का दावा नहीं कर सकते। सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि औद्योगिक अल्कोहल पर कानून बनाने के राज्य के अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों को औद्योगिक अल्कोहल के उत्पादन और सप्लाई को लेकर भी नियम बनाने का अधिकार है। अमेरिका में सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित नाकाम साजिश से जुड़े मुद्दे पर एक सवाल के जवाब में अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रिंसिपल डिप्टी प्रवक्ता वेदांत पटेल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से कहा है कि संबंधित जांच को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका और भारत दोनों सरकारों के बीच पिछले सप्ताह सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया। हम समझते हैं कि भारत की आंतरिक जांच समिति अपनी जांच जारी रखेगी और उम्मीद करते हैं कि पिछले सप्ताह की बातचीत के आधार पर आगे कदम उठाए जाएंगे। वेदांत पटेल का कहना है कि निश्चित तौर पर अमेरिका तब तक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होगा जब तक कि उस जांच के नतीजों के आधार पर सार्थक जवाबदेही न तय की जाए। ये एक ऐसा मुद्दा है जो जारी है और दोनों देशों में इसकी जांच चल रही है। बता दें, सिख अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की अमेरिकी धरती पर हत्या कराने की कथित साजिश रचने के अभियुक्त निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक से अमेरिका लाया जा चुका है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक निखिल गुप्ता पर सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या करने के लिए सुपारी देने का आरोप है। बांग्लादेश में एक बार फिर से तनाव बढ़ रहा है। इस बार तनाव राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के एक बयान के बाद बढ़ा है और अब उन्हें पद से हटाने की मांग जारी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार 22 अक्टूबर को सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें अंदर घुसने से रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हाथापाई भी हुई। बता दें, पिछले सप्ताह शहाबुद्दीन ने बांग्ला दैनिक अखबार को एक इंटरव्यू दिया था। इस दौरान उन्होंने शेख हसीना को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि हसीना ने देश छोड़ने से पहले इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद हसीना को लेकर सवाल उठने लगे कि क्या यूनुस सरकार अवैध है। हालांकि राष्ट्रपति के बयान के बाद विरोध हो रहा है और प्रदर्शन करने वालों ने शहाबुद्दीन को हटाने के लिए 7 दिनों का समय दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन ने इजरायली नेताओं से कहा है कि उत्तरी गजा में घिरे नागरिकों को मानवीय सहायता दिलाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। उनके मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चेतावनी दी है कि अगर इजरायल ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो इसके खिलाफ अमेरिकी कानून के दायरा बढ़ सकता है।
मंगलवार को अमेरिकी विदेश मंत्री ने यरूशलेम और तेल अवीव में सिलसिलेवार बैठकों में इजरायली पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योआव गैलेंट, रणनीतिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की। बता दें, इजरायल को ब्लिंकन का स्पष्ट संदेश इस बढ़ती आलोचना के बावजूद आया है कि अमेरिका गजा में आम नागरिकों के मारे जाने की गति को रोकने में विफल रहा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप के चुनाव प्रचार अभियान ने ब्रिटेन की लेबर पार्टी के खिलाफ संघीय चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत में समाचार पत्रों की रिपोर्टों का हवाला दिया गया है कि लेबर पार्टी से जुड़े लोग हैरिस के लिए प्रचार करने अमेरिका गए हैं। इसमें लेबर पार्टी पर हैरिस बाल्ज के चुनाव अभियान की सहायता के लिए अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में लेबर और कमला हैरिस के प्रचार अभियान के बीच संपर्क के बारे में मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए तर्क दिया गया है कि ये अवैध योगदान जैसा है। बता दें, कमला हैरिस अमेरिका की मौजूदा उपराष्ट्रपति हैं और वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों को लेकर ब्रिटेन की लेबर पार्टी पर लगाए गए आरोपों का ब्रिटेन के एक मंत्री ने जवाब दिया। ब्रिटिश सरकार में पर्यावरण मंत्री स्टीव रीड ने बीबीसी के कार्यक्रम में कहा है कि निजी तौर पर जनता के पास ये अधिकार है कि वो अपने पैसे और समय का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना है ये लोगों के ऊपर निर्भर करता है और ये नई बात नहीं है कि किसी देश में एक दल के समर्थक किसी अन्य देश में समान दल के लिए प्रचार करने गए हों। ये दोनों तरफ से होता है और दुनिया के कई देशों में होता है। उन्होंने कहा कि लेकिन इनमें से कोई भी कार्यक्रम लेबर पार्टी का नहीं है। लोग निजी तौर पर ऐसा कर रहे हैं और वो ऐसा करने के लिए आज़ाद हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।